इस वीडियो में हम बात करेंगे रफाल एम के बारे में। तो रफाल एम का जो प्रोक्योरमेंट है इंडियन नेवी के लिए, वो काफ़ी समय से इंडियन नेवी एंटिसिपेट कर रही थी और रफाल एम और F-18 में से उन्होंने रफाल एम को चुना था। टेक्निकल एवेल्यूएशन और ट्रायल कंडक्ट करने के बाद INS हंसा से, तो ये इनिशियली MRCBF का पार्ट था, जहाँ पे 40 से ऊपर जो इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन नेवी के लिए प्रिक्योर होने थे। लेकिन बाद में नेवी ने TEDBF के साथ ये जो प्लानिंग है एक लिमिटेड नंबर में रफाल एम को प्रिक्योर करने की, और फाइनली इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर नया डेवलपमेंट इसको लेके ये है कि जो CCS का अप्रूवल है, फाइनल अप्रूवल वो दे दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत है वो 63,000 करोड़ रुपए का है, जो कि तकरीबन $7.5 बिलियन के अराउंड बैठती है। तो इसमें से जो 26 रफाल एम है फाइटर एयरक्राफ्ट वो प्रोक्योर किए जाएंगे, और 4 के नंबर में जो ट्रेनर है, ट्विन सीटर ट्रेनर, उनका प्रोक्योरमेंट होगा। ये जो अग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही जो फ्लीट मेंटेनेंस है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, पर्सनल ट्रेनिंग है, और जो एक ऑफसेट मैन्युफैक्चरिंग है कुछ कंपोनेंट को इंडिजिनस करने की, वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। हम सभी जानते हैं कि IAF ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है 36 के नंबर में रफाल को, और उनके रफाल के लिए कुछ एडिशनल कंपोनेंट और जो अपग्रेड है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो कि डसो प्रोवाइड करेगी। तो IAF और नेवी के पास, दोनों के पास रफाल होने की वजह से कई सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपस में बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग कर पाएंगे। अगर जो मिशन है इंडियन नेवी काफी लंबी दूरी पे कर रही है, तो आप जो बड़ी रिफ्यूलिंग IAF के द्वारा वो दी जा सकेगी, और कंजंक्शन में इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कर पाएंगे। इस अग्रीमेंट में जो की पॉइंट है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 5 साल बाद जो पहला एयरक्राफ्ट है रफाल एम का वो डिलीवर होगा। अगर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है अगले 1 महीने में होती है, तो उसके 5 साल बाद 2029 तक जो पहला एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर होता हुआ दिखेगा डसो के द्वारा। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, और इसके बीच में जिसके लिए हम रफाल एम को प्रोक्योर कर रहे थे, यानी कि INS विक्रांत, वो MiG-29 की जो स्पेयर फ्लीट है, जो कि INS हंसा पे और जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं और ज़्यादातर टाइम मेंटेनेंस में रहते हैं। तो उस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वही विक्रांत पर डिप्लॉयड रहेगा। होपफुली एक लिमिटेड नंबर में 8 से 10 के नंबर में जो NLCA है वो भी नेवी प्रिक्योर करेगी। तब उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो शोर बेस्ड फैसिलिटी पर करके वहाँ के जो MiG-29 के हैं कम्प्लीटली विक्रांत पे आप ट्रांसफर कर सकते हो इन 5 सालों के लिए। अगर इतना कुछ हो ही रहा है तो क्रूशियल ये भी रहेगा कि जो TEDBF है उसको एक पेस पे बनाया जाए, क्योंकि अगर आप अभी से पेस दोगे तब जाके 5 साल बाद जो एयरक्राफ्ट है वो तैयार होगा, और जो ट्रायल्स हैं वो अगले 1-2 साल में कंप्लीट होंगे और प्रोडक्शन तक 2031-32 तक जाएंगे। सो कई सारी चीज़ें रफाल एम को लेके वो ध्यान में रखी गई होंगी। जो रफाल एम भारत को ऑफर किया गया है उसके विंग फोल्ड हो सकते हैं ताकि वो INS विक्रांत की जो लिफ्ट है उसमें फिट हो सके। रफाल एम के लिए जो होल्ड बैक मैकेनिज्म है, होल्ड बैक सिस्टम है, जो कि स्टोव वाले एयरक्राफ्ट में क्रूशियल रोल निभाते हैं एयरक्राफ्ट को होल्ड करने में लॉन्च से पहले, ताकि वो रैंप से स्की जंप कर सके। तो वहाँ पे ग्रूविंग को लेकर भी स्पेशल ध्यान रखा गया है रफाल एम के लिए। इनिशियली जो इंजन थ्रस्ट बिल्डअप है एयरक्राफ्ट के ब्रेकिंग के साथ वो की जाएगी, फिर जो सेफ और टाइमली रिलीज है वो करके एयरक्राफ्ट आपका रैंप से स्की जंप करता है। तो होपफुली इसके लॉन्च के लिए जो होल्ड बैक डिस्ट्रेनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर हो, अदरवाइज जो पूरा लोड है वो एयरक्राफ्ट के ब्रेकिंग सिस्टम पे होता है एयरक्राफ्ट को होल्ड करने के लिए। तो जो विक्रांत है वो MiG-29 के और रफाल एम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए बनाए गए थे। तो होपफुली इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा। अभी भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो MOD के लिए TEDBF ही होना चाहिए, तो जो फोकस है वो भी TEDBF पर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह के एयरक्राफ्ट तैयार कर लेते हो तो कई सारी जो शोर बेस्ड फैसिलिटी है वहाँ पे आप इनको डिप्लॉय कर पाओगे। कई सारे आपके पास आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड में या फिर इधर लक्षद्वीप में, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उधर भी रखे जा सकते हैं। और वैसे भी आने वाले टाइम में जो एक प्लान है विक्रांत कैटेगरी के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की, तो वो चीज़ आप सोच रहे हो, तो उस केस में जो TEDBF है वो क्रूशियल हो जाता है। हालांकि जो प्लान है एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट का वो भी देखा जा रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का वो भी देखा जा रहा है, लेकिन जो कंप्लीट फ्लीट है उसका 5th जनरेशन नहीं कर सकते। जो वियर टियर है समुद्र में और नेवी के एयरक्राफ्ट के वो काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ के कंडीशन को देखते हुए, खारे पानी को देखते हुए। तो जो वियर टियर है, लोड है, वो नेवी के एयरक्राफ्ट को ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे सभी जो एयरक्राफ्ट हैं वो 5th जनरेशन स्टेल्थी नहीं हो सकते। तो जो कॉम्बिनेशन है 4.5 प्लस और 5th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन का, वो आपको बना के चलना पड़ेगा। इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है रफाल एम की वो जल्दी होते हुए दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।